यहाँ के आदिवासी और तमाम अल्पसंख्यकों को अपने अधिकार मिले हैं या नहीं? क्या देश में जातिवाद खत्म हुआ? क्या देश में धार्मिक अत्याचार खत्म हुआ? क्या देश में गरीबी और भुखमरी खत्म हुई? अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये किस बात की आजादी है हमारे लिए? भारत के प्रधानमंत्री जी कहते हैं भारत युवाओं का देश है। आज भारत की कुल आबादी का 65% युवा है। आप बताइए, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे देश का कुल बजट का केवल 1% हमारी लोगों की शिक्षा पर खर्च होता है और केवल 3% युवा ही हायर एजुकेशन प्राप्त कर पाते हैं। आप बताएं, अगर ऐसा इतना गिरा हुआ स्तर होगा हमारी शिक्षा का, तो हमारा युवा अपने पैरों पर कैसे खड़ा होगा? और मोदी जी ने बड़े जोर शोर से ऐलान किया था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार के अवसर देंगे, लेकिन मोदी जी आपके सरकारी आंकड़े ही आपकी पोल खोल रहे हैं। आपके सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 2016 में केवल 1,34,000 नौकरियां दे पाए, जो कि पिछले 5 साल के आंकड़ों में सबसे कम है। महंगाई कम नहीं हुई, काले धन के नाम पर नोटों को बंद कर दिया। हमारे गरीबों को पूरे दिन लाइन में लगा रहना पड़ता है। क्या आप बताइए, आपने किसी अमीर को, किसी नेता को, किसी अधिकारी को लाइन में लगे देखा? क्या मतलब निकाला जाना चाहिए इस बात का? क्या सारी काली कमाई हमारे मेहनत गरीब लोगों के जेबों में थी, जिसको मोदी जी ने लाइनों में लगा दिया? आप बताइए। और मोदी जी कहते हैं कि शादी में 2.5 लाख रुपए खर्च करना, वरना सबका हिसाब देना पड़ेगा। और मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के नेता जनार्दन रेड्डी साहब अपनी लड़की की शादी में 500 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। क्या मोदी जी हिम्मत करेंगे जनार्दन रेड्डी से पूछने का कि 500 करोड़ रुपए कहां से आया? बैंकों में नोट बदलने की सीमा 4,500 रुपए है। क्या बताएंगे जनार्दन रेड्डी ने 500 करोड़ रुपया कहां पर बदला और किसने नए नोट बदले? वो कौन थे? अगर मोदी जी का सीना वाकई 56 इंच का है तो वो दिखाए रेड्डी साहब से पूछकर। आप बताइए। और हम बताना चाहते हैं, हमारे लोगों पर अत्याचार होता है, दलित और मुस्लिमों पे, धर्म और जाति के नाम पर, और हमारे नेता पार्लियामेंट के अंदर 131 सांसद चुनकर आते हैं, एक भी मुंह नहीं खोलता। हम बताना चाहते हैं, अगर उन नेताओं का हमारे पे होने वाले अत्याचार पर मुंह नहीं खुलता है तो हमें जरूरत नहीं है ऐसे नेताओं की। हमें एक बार फिर से ऐसे नेताओं को चुनाव करना पड़ेगा जिनके अंदर हमारी कौम के लिए जज्बा हो, जिनका खून माल खाता हो हमारे लिए। ऐसे नेताओं को हम चुनाव करेंगे। और आप सभी लोगों से अपील है कि अशोक भारती जी का साथ दीजिए और इस मुहिम को आगे बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत। साथियों, जो आने वाले वक्ता हैं उनको टाइम तभी दूंगा। 2 मिनट की बात कहिए तो 2 मिनट में ही अब खत्म करें, क्योंकि हमारे बहुत वरिष्ठ नेता अभी मौजूद हैं। मैं मध्य प्रदेश की आदिवासी नेता केसकली से कहूँगा कि वो सिर्फ 2 मिनट में अपनी बात कहें, ताकि मजबूरन मुझे फिर आकर के उसको रोकना ना पड़े 2 ही मिनट के अंदर। साथियों, जय भीम। सावित्रीबाई फुले को नमन करती हूँ, बिरसा मुंडा को नमन करती हूँ, क्रांतिकारी पदाधिकारी साथियों को जय भीम। दूर दूर से आए हुए सभी ग्रामवासियों को जय भीम। खूब दबे हैं, अब न दबेंगे हम, खूब सहे हैं, अब न सहेंगे हम। साथियों, सोने की बात अब ये नहीं है, जागने का दिन है। हमारे साथ जितना अत्याचार होना था हमने सह लिया, पर अब हम सहने वाले नहीं हैं। बहनों, आइए हम सब साथ मिलकर इस लड़ाई को सफल बनाएं और अपना हक अधिकार लेने के लिए आइए साथियों। और जब हम वोट डालते हैं तब ये नहीं पूछा जाता कि आप किस जात के हैं, किस उसके हैं, और हम वोट डाल देते हैं, उसमें जाति का
dear Facebook friend, Jai Bhim. आपका हक यहाँ नहीं So today I am at Ramlila Maidan, New Delhi for All India Adivasi Dalit Muslim Unity. I have been called as a guest speaker from Karnataka. So I am on the stage, so you can watch all the crowd and the stage people of Dalit Adivasi Muslims. इसे कोने कोने तक आवाज पहुंचाना साथियों। अगर सरकार हमारी हक हमें नहीं देगी तो हम अपने अधिकार छीन लेंगे साथियों। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद। अब मेरी दरख्वास्त है जनाब मौलाना कारी शौकत अली जी से, वो आए और अपनी बात करें।